हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपके बीपीएससी टीआरई 1 2 3 में पूछे गए सारे प्रश्नों का पीवाईक्यू में कराने वाला हूं। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हो कि मैंने पहले भी इसका सेशन ले रखा है और आज जो है हमारा पार्ट 6 होने वाला है टीआरई के पीवाईक्यू का। तो 1 2 3 और री एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों को यहाँ पर मैं आपको डिटेल डिस्कशन करा रहा हूँ। और ये 5 दिन हमारा जो है क्लास कंप्लीट हो चुका है और आज जो है हम लोग का 6th क्लास होने वाला है, जिसमें मैं आपको टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 एंड री एग्ज़ाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन का यहाँ पर डिटेल डिस्कशन कराऊंगा। एंड यहाँ से आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे जो कि डायरेक्ट आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपने क्लास की शुरुआत कर ले हैं। और बीपीएससी 71st जिसका कि एग्ज़ाम आपके 11 अगस्त या सितंबर में मान के चलो कि सितंबर में होगा, तो सितंबर में देखने को मिलेगा। तो वो बीपीएससी 71st के लिए भी ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है सेम लेवल के ही आते हैं दोनों ही एग्ज़ाम में। तो चलिए यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ सभी प्रश्नों को। एंड हमारा फर्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। तो भाई श्रम मंत्री की बात की गई है और अंतरिम सरकार आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, टीआरई का हो, चाहे बीपीएससी 71st का हो, ठीक है, तो इसके व्यू से आपका अंतरिम सरकार बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अंतरिम सरकार से प्रश्न देखने को मिलेगा, तो याद कर लीजिएगा पूरे अंतरिम सरकार को। तो पहली बात याद रख लेना कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ है। तो गठन याद रख लीजिएगा 2 सितंबर 1946 को। कितना? तो 2 सितंबर 1946 को जो है अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। गठन किसके सिफारिश पर हुआ? तो याद रख लेना कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। गठन जो हुआ था वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। गठन हुआ किसके सिफारिश पर? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो है अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। किसके सिफारिश पर? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। यहाँ पूछा है आपसे श्रम मंत्री, तो श्रम मंत्री सरदार पटेल नहीं है भाई, श्रम मंत्री जगजीवन राम है। और ये जगजीवन राम जो आपके बिहार से बिलोंग करते थे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के व्यू से नेक्स्ट टाइम भी। तो श्रम मंत्री जगजीवन राम। अगर आपसे पूछा जाए कि गृह मंत्री कौन थे, होम मिनिस्टर आपसे पूछ ले कि कौन थे, तो होम मिनिस्टर याद रख लीजिएगा सरदार पटेल। सरदार पटेल, सरदार पटेल जो थे वो गृह मंत्री हो जाते हैं। नेक्स्ट याद रख लेना है आपको, अगर वित्त मंत्री पूछ ले तो भाई वित्त मंत्री जो है लियाकत अली। लियाकत अली कौन हो जाते हैं? तो वित्त मंत्री हो जाते हैं वही फाइनेंस मिनिस्टर। कौन? तो लियाकत अली जो है आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हो जाते हैं, वित्त मंत्री हो जाते हैं। वित्त मंत्री कौन? तो लियाकत अली हो जाते हैं, याद रख लेना है। अगर आपसे रक्षा मंत्री पूछ ले कि रक्षा मंत्री कौन थे, तो रक्षा मंत्री आपके बलदेव सिंह हो जाते हैं। बलदेव सिंह कौन? तो बलदेव सिंह जो है रक्षा मंत्री हैं भाई, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। अगर आपसे पूछा जाए कृषि और खाद्य मंत्री, तो कृषि और खाद्य मंत्री पूछा जाए तो याद रख लेना है राजेंद्र प्रसाद। खाद्य और कृषि मंत्री कौन? तो राजेंद्र प्रसाद को याद रख लेना है, राजेंद्र प्रसाद को। स्वास्थ्य मिनिस्टर अगर पूछ ले, हेल्थ मिनिस्टर, तो याद रख लेना है भाई कि हेल्थ मिनिस्टर कौन हो जाते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री आपके कौन थे? तो स्वास्थ्य मंत्री। तो स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो स्वास्थ्य मंत्री याद रख लेना है आपके गजाफर अली खान थे। कौन थे? तो गजाफर अली खान। गजाफर अली खान जो है ये स्वास्थ्य मंत्री हो जाते हैं। तो ये सभी मिनिस्टर आपको ध्यान में रख लेना है, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है सारे। और अगर आपसे पूछ ले कि एजुकेशन मंत्री, अगर पूछ ले कि शिक्षा मंत्री कौन थे, तो शिक्षा मंत्री याद रख लीजिएगा सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी, ठीक है ना, चारी। तो सी राजगोपालाचारी कौन थे? तो भाई वो शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर थे, ये याद रख लेना है आप लोगों को। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई। तो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना पूछ रखा है भाई। तो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है 1987 में नहीं भाई, 1934 में नहीं, नेक्स्ट दिया है 1927, तो बिल्कुल यही करेक्ट है। 1927 में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। और इसका किसने स्थापना किया था? तो याद रख लेना मार्गरेट कजिन्स द्वारा हुआ था। मार्गरेट कजिन्स द्वारा जो है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना करी गई थी, मार्गरेट कजिन्स द्वारा। नेक्स्ट, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भाई ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले यही याद रख लीजिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना याद रख लेना है 1936 में हुआ था। ऑल इंडिया किसान सभा का स्थापना 1936 में। कहाँ पर? तो लखनऊ में, याद रख लेना है, लखनऊ में जो है इसका स्थापना हुआ था ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का 1936 में।
पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष याद रख लेना है स्वामी सहजानंद सरस्वती, इसके पहले अध्यक्ष थे। और अगर सचिव आपसे पूछ लेता तो सचिव एम.जी. रंगा थे। ऑल इंडिया किसान सभा के अगर सचिव पूछे तो एम.जी. रंगा, और अध्यक्ष पूछ ले तो सहजानंद सरस्वती। ऑल इंडिया और किसान सभा संस्थापक के जो आपके अध्यक्ष या संस्थापक भी पूछा जाए तो संस्थापक भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे इसके। तो संस्थापक और पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं ऑल इंडिया किसान सभा के। ठीक है, ध्यान में रख लेना है आप लोगों को। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी एंड सम रेमिनेंस के लेखक। तो भाई महात्मा गांधी एंड सम रेमिनेंस, तो राइटर से मैं बार बार कहता हूँ कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आएंगे प्रश्न। तो महात्मा गांधी एंड सम रेमिनेंस के लेखक कौन हो जाते हैं? तो अबुल कलाम आज़ाद। तो भाई अबुल कलाम आज़ाद तो इसके लेखक नहीं होते हैं। इन्होंने क्या लिख रखा था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिख रखा था क्या? इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया है? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। एक आप लोग याद रख लीजिएगा इनसे जुड़ी हुई मैगज़ीन के बारे में, तो अल हिलाल पत्रिका जो लिखा था वो अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था, 1912 में लिख रखा था, उर्दू भाषा में लिख रखा था। ठीक है, और ये क्या था? तो एक साप्ताहिक पत्रिका था। ठीक है, वीकली मैगज़ीन हुआ करता था ये। एक याद रख लीजिएगा इनसे जुड़ा हुआ अल बिलाग भी इनकी एक पत्रिका का नाम था। अल हिलाल, अल बिलाग, ये सभी अबुल कलाम आज़ाद की पत्रिका के नाम थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद ने लिख रखा है भाई महात्मा गांधी एंड सम रेमिनेंस के लेखक। तो महात्मा गांधी एंड सम रेमिनेंस के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले जो है भाई प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और ये जो है आपके खाद्य एवं कृषि मंत्री भी रह चुके हैं अंतरिम सरकार में, ध्यान में रख लेना है। और ये 2 बार प्रेसिडेंट के पद पे रह चुके हैं। ठीक है, तो 2 बार इन्होंने प्रेसिडेंट का पोस्ट संभाल रखा है, ध्यान में रख लेना है। इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? तो बिहार के जीरादई गांव में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था भाई वो बिहार के जीरादई गांव में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रख लेना है। राजा राम मोहन राय से याद रख लेना है ब्रह्म समाज के संस्थापक। तो भाई ब्रह्म समाज 1928 1928 डेट करेक्ट है ना, एक बार चेक कर लेना, संस्थापक थे इसके। विदेशी धरती पर पहली बार झंडा किसने फहराया? तो भाई विदेशी धरती का मतलब हो गया क्या? ये जर्मनी के स्टुटगार्ट की बात करी जा रही है। जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने झंडा फहराया था, जर्मनी के स्टुटगार्ट में झंडा फहराया था। ठीक है, तो पहली बार किसने झंडा फहराया था? तो मैडम भिकाजी कामा ने। तो बिल्कुल यही करेक्ट होने वाला है, मैडम भिकाजी कामा ने भाई जर्मनी के स्टुटगार्ट पर पहली बार झंडा फहराया। तो या फिर आपसे पूछा जाए कि विदेशी धरती पर पहली बार झंडा किसने फहराया है? तो भिकाजी कामा ने फहराया है स्टुटगार्ट जर्मनी में। और कब? तो 1907 में इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है पहली बार झंडा फहराया था। जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, राजेंद्र प्रसाद भी नहीं होगा यहाँ पर। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आई थिंक कि रिपीट हो जाए आपके एग्जाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट होने का चांस बनता है आपके एग्जाम में। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने कर रखी है? तो दादा भाई नौरोजी ने नहीं भाई, इन्हें तो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। इन्होंने एक पत्रिका लिख रखी है राफ्त गोफ्तार, और ये पत्रिका कब लिखा गया था? तो 1854 में, 1854 में ये पत्रिका लिख रखा था। और ये कैसा पत्रिका था? तो गुजराती पत्रिका हुआ करता था, गुजराती पत्रिका। तो गुजराती पत्रिका था राफ्त गोफ्तार या रफ्त गोफ्तार, कुछ भी कह दो। 1854 में लिखा गया था, गुजराती पत्रिका था ये वाला दादा भाई नौरोजी का। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाई इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कर रखी है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक हैं भाई। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब? तो 1876 में किया गया है। डेट ज़रूर याद रखेंगे, डेट से क्वेश्चन पूछ ले रहा है अभी। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में। और ये जो है ना भाई, आपको याद रख लेना है, ये इन्होंने जो है कांग्रेस का संविधान सभा बनाया था। क्या बनाया था? तो कांग्रेस का संविधान बनाया था। कांग्रेस का संविधान बनाया किसका? तो कांग्रेस का। तो कांग्रेस का संविधान किसने बनाया है? तो कांग्रेस का संविधान सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनाया है। ठीक है, आई होप इतना दूर आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। एंड आप लोग एक बार ज़रूर याद रख लेंगे, जो भी मैं सेशन करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। बाहर भाई इससे एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। बहुत सारा प्रश्न तो आपको डायरेक्ट इसी सेशन से, मेरे जो PYQ का मैं डिटेल डिस्कशन के साथ सेशन ले रहा हूँ ना, तो आपके BPSC 71 में भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे।
बीपीएससी टीआरई में भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से दिखेंगे, देखने को मिलेंगे। बिहार जो दरोगा का एग्ज़ाम होगा ना, तो दरोगा के एग्ज़ाम में भी यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिहार स्पेशल एजुकेटर वाला जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन सेम टू सेम टैली करने वाला है। लाइब्रेरियन की वैकेंसी आएगी, कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आने वाली है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ से उठकर आपके एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। ये मैं आपसे 100% कन्फर्मेशन के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। और वही जो बिहार एसएससी जो होगा वहाँ भी आपको यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको लगेगा सेम टू सेम यहाँ से उठाकर छापा गया है, ऐसा आपको एहसास हो जाएगा अगर आप लोग यहाँ पर डिटेल डिस्कशन मेरा देखते हो। देखो, मैं कोई भी बात जो है ये फालतू में नहीं कहता हूँ, ठीक है। जो भी कहता हूँ वही बहुत ही सोच समझ करके ऑथेंटिक कहता हूँ, और जितने भी मैं यहाँ पर आपको कंटेंट दे रहा हूँ बहुत ही सोच समझ के दे रहा हूँ, और जो भी कंटेंट मैं यहाँ देता हूँ ना बहुत ध्यान से मैं भी पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आता हूँ, ठीक है। पढ़ता हूँ मैं पहले कि क्या आपको देना है, क्या नहीं देना है, क्या आपके लिए बेनिफिशियल है आपके एग्ज़ाम में और क्या बेनिफिशियल नहीं है। तो आपके लिए जो बेनिफिशियल होता है वो सभी कंटेंट मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर आपके लिए लेकर के आता हूँ, ठीक है। तो पहले मुझे भी इसके पीछे बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, तब आपके लिए निकाल कर लाता हूँ कि हाँ आपको क्या क्या बता देना है। ऐसे ही वही उठा के कुछ भी नहीं ला रहा हूँ कि सोचोगे कि कुछ भी क्वेश्चन उठा लिया, ला के दे दिया, आपको पटक दिया। तो पटकना रहता है ना, तो बस मैं यहाँ पे राफ्त गुफ्तार बता देता आपको, या रफ्त गुफ्तार जो भी था दादा भाई नौरोजी की पत्रिका, न तो इसका मैं आपको डेट बताता, न ये बताता कि ये गुजराती पत्रिका है। बस राफ्त गुफ्तार बता देता कि दादा भाई नौरोजी की पत्रिका है, बस इतना बता के मैं निकल लिया होता। बट क्वेश्चन तो ऐसे पूछेगा नहीं। क्वेश्चन क्या पूछ देता है, डेट पूछ देता है, कैसी पत्रिका थी, तो गुजराती पत्रिका थी कि उर्दू पत्रिका थी, ये पूछ देता है। तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, ये तो सभी लोग बता देंगे आपको, और सब बताएंगे, और आप भी जान रहे हो कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की है, लेकिन कब की है ये भाई बहुत कम को ही बताते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ही क्वेश्चन देख लो, जैसे कि अल हिलाल पत्रिका है, वो अल हिलाल तो सब बता देगा कि अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा था, या अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था, लेकिन कब लिखा गया था और ये कैसा पत्रिका था, उर्दू पत्रिका था या कैसा पत्रिका था, ये नहीं बताता है सब कोई। आपको सिर्फ ये बता देगा कि अल हिलाल तो अबुल कलाम आज़ाद की पत्रिका, आप भी वही रट करके जाओगे कि अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद की पत्रिका है। बट क्वेश्चन वहाँ क्या पूछेगा कि ये कब प्रकाशित किया गया, तो भाई 1912 में प्रकाशित किया गया, और यही आपको पता नहीं रहेगा तो फिर वहाँ क्या ही लिख कर आओगे मेरे भाई। ये पूछ लेगा कैसी पत्रिका है, तो ये उर्दू पत्रिका है, जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि उर्दू पत्रिका, ये बताया ना भी आपको, और यही चीज़ आपको पता नहीं रहेगा तो वहाँ पर क्या ही लिख कर आओगे आप लोग। तो इसीलिए यहाँ पर जो भी मैं देता हूँ ऑथेंटिक कंटेंट देता हूँ आपके, ये नहीं कि कुछ भी उठाकर ले आया बिना समय लगाए दे दिया कुछ भी। जो भी करता हूँ बिल्कुल फ़ायदे के लिए करता हूँ, और इससे देख लेना आपको फ़ायदा भी बहुत देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम के बाद देख भी लियो आप लोग। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से जो वही स्थानांतरित कृषि उदाहरण है, स्थानांतरित कृषि जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की बात करी गई, या फिर कीर्तन दहन प्रणाली जिसे कहा जाता है, तो स्थानांतरित कृषि का उदाहरण कौन सा है, तो देख लो यहाँ पर वेवर जो है ये स्थानांतरित कृषि का ही उदाहरण है। वेवर भाई ये तो मध्य प्रदेश वाले एरिया में करा जाता है वेवर। पेंडा भी जो है ये स्थानांतरित कृषि का उदाहरण है, और ये आंध्र प्रदेश वाले इलाके में करा जाता है। और पावा डावी भी स्थानांतरित कृषि का उदाहरण है, जो कि आपके उड़ीसा में करा जाता है। कहाँ पर, तो उड़ीसा में करा जाता है आपका पामा डावी, ठीक है। तो ये सभी, तो एक से अधिक यहाँ कन्फर्म आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी आपके स्थानांतरित कृषि के उदाहरण हैं। अब देखो, मैं कुछ स्थानांतरित कृषि के बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, जो कि हमारे स्टेट में भी करे जाते हैं, और अदर जो कंट्री होते हैं वहाँ पर भी जो आपके शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आता है एग्ज़ाम में, और यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा आपके TRE 4 में भी और BPSC 71 में भी। अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि वेनेजुएला जो स्थानांतरित कृषि होती है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो याद रख लीजिएगा, वेनेजुएला में कौन सी स्थानांतरित कृषि देखने को मिलता है, तो याद रख लीजिएगा कोनको कहाँ पर, तो वेनेजुएला में स्थानांतरित कृषि देखने को मिलता है। सेकेंड याद रख लीजिएगा लदांग स्थानांतरित कृषि कहाँ का नाम है भाई, लदांग कहाँ पर कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को, तो लदांग कहा जाता है मलेशिया में। लदांग कहाँ पर कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को, तो मलेशिया में, याद यहीं कर लेना है, लदांग कहाँ पर, तो मलेशिया में। थर्ड याद रख लेना है, मिल्पा कहाँ पर कहा जाता है, मिल्पा कहाँ के स्थानांतरित कृषि का नाम है, तो याद रख लेना है मैक्सिको के स्थानांतरित कृषि का नाम है मिल्पा। फोर्थ आपको याद रख लेना है कि रोका कहाँ के स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है, तो रोका कहा जाता है भाई ये ब्राज़ील के स्थानांतरित कृषि को
रोका कहा जाता है। फिफ्थ आपको क्या याद रख लेना है कि पामलू, पामलू कहाँ के स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है? तो पामलू भाई हमारे ही देश के एक स्टेट में कहा जाता है पामलू। तो पामलू कहाँ पर? तो पामलू जो है मणिपुर में कहा जाता है। मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को पामलू के नाम से जाना जाता है। झारखंड की बात करी जाए तो झारखंड में जो है इस स्थानांतरित कृषि को कुरुल कहा जाता है। कुरुल, कुरुल कहाँ कहा जाता है? तो झारखंड में कुरुल कहा जाता है। 7वें नंबर में याद रख लेना तो भाई आपके कुमारी भी कहा जाता है स्थानांतरित कृषि। और कुमारी कहाँ पर कहा जाता है? तो कुमारी से याद रख लेना केरल में कुमारी कहते हैं, केरल में कुमारी कहते हैं। 8 में याद रख लेना है झूम कहाँ पर कहा जाता है भाई? तो झूम कहा जाता है उत्तर पूर्वी राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्य में, उत्तर पूर्वी राज्य में। उत्तर पूर्वी राज्य में कौन कौन से आ जाएंगे? तो असम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। असम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड उत्तर पूर्वी राज्यों में है और यहाँ पर झूम कृषि कहा जाता है। दीपा कहाँ पर कहा जाता है भाई? दीपा तो याद रख लेना है छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला। कहाँ का? तो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, बस्तर जिला। तो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला में दीपा। और साथ ही याद रख लेना अंडमान निकोबार में भी दीपा कहा जाता है, अंडमान में भी दीपा और छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला में भी दीपा कहा जाता है। 9वें नंबर में आपको याद रख लेना है क्या? तो याद रख लेना है मासोले कहाँ पर कहा जाता है? तो मासोले, मासोले, मासोले याद रख लेना है मध्य अफ्रीका से, मासोले मध्य अफ्रीका से याद रख लेना है। टांगिया कहाँ से याद रख लेना है? तो टांगिया याद रख लेना है म्यांमार से, म्यांमार से, म्यांमार से याद रख लेना है टांगिया। ठीक है। 11वें नंबर में आपको याद रख लेना है रे कहाँ पर कहा जाता है? तो वियतनाम में रे कहा जाता है, वियतनाम में रे कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को। 12वें नंबर याद रख लेना है आपको मध्य प्रदेश में वेवर या दहिया कहा जाता है, मध्य प्रदेश में वेवर या दहिया कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में जो है भाई पोंडू या पेंडा कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में पोंडू या फिर पेंडा कहा जाता है। और पामा डावी जो है आपके उड़ीसा में और वहीं पर कोमान भी कहा जाता है, पामा डावी उड़ीसा में और कोमान भी कहा जाता है। ठीक है। एक याद रख लीजिएगा तमताई, तमताई ये कहाँ पर? तो थाईलैंड में कहा जाता है, थाईलैंड में तमताई कहा जाता है। ठीक है। और एक याद रख लेना है भाई दक्षिण पूर्व राजस्थान, यहाँ पर वालरे कहा जाता है, वालरे, वालरे कहाँ पर? तो दक्षिण पूर्व राजस्थान में वालरे। तो देखो मैंने स्थानांतरित कृषि जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहाँ किस नाम से जाना जाता है लगभग आपको बता दिया है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाना है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पूछा है टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनी है? तो बांध परियोजना जो है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ठीक है। याद रख लीजिएगा टिहरी बांध परियोजना सतलज नदी पर नहीं भागीरथी नदी पर बनाई गई है टिहरी बांध परियोजना। और जो टिहरी बांध है भाई ये सबसे ऊंची बांध है, भारत की सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध। ये किस नदी पर? तो भागीरथी नदी पर बनाई गई है। और ये कहाँ की परियोजना है? तो याद रख लीजिएगा उत्तराखंड की परियोजना है टिहरी बांध परियोजना। ठीक है, ध्यान में रख लेना है आप लोगों को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है बरौनी तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो देखो बरौनी तेल शोधन संयंत्र, तो देखो ये भाई बरौनी तेल शोधन संयंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। जो ये बिहार के उद्योग जो हो जाते हैं, फैक्ट्रीज जो हैं बिहार में डिफरेंट टाइप के, इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो बरौनी तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो याद रख लीजिएगा रोहतास में नहीं, ये जो स्थित है ये बेगूसराय में स्थित है बरौनी तेल शोधन संयंत्र। नेक्स्ट आपको याद रख लेना है कि आपका जो NTPC है, NTPC थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है भाई, NTPC नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर है? तो NTPC याद रख लेना है ये कहलगांव में है, कहलगांव के साथ साथ आपके बाढ़ में है। तो दो जगह है आपका NTPC, कहलगांव और बाढ़ में। कहलगांव में ये NTPC कब बनाया गया? तो 1985 में, 1985 में बनाया गया था। 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, आपको क्या याद है आपको? तो 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था जिसमें कि भाई 40 टन जो है मीथेन आइसोसाइनाइड बाहर निकले थे, 40 टन MIC मीथेन आइसोसाइनाइड गैस बाहर निकले थे, लीकेज हुआ था। तो 40 टन के मीथेन आइसोसाइनाइड गैस का लीकेज हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी में 1984 में। जस्ट उसके एक साल के बाद कहलगांव में जो है NTPC बनाया गया था 1985 में। इस तरह से याद रख लेना आप लोग, एक थोड़ा सा कंसेप्ट लगाकर याद रह जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछेगा एक पूछ लेगा आपसे तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक कारखाना। तो तेल शोधक कारखाना में आपको बेगूसराय भी ऑप्शन दे सकता है, चाहे
बरौनी भी ऑप्शन दे सकता है। तो अगर बरौनी ऑप्शन देगा तो बरौनी, और बेगूसराय देगा तो बेगूसराय लगाना है। तो तेल शोधक कारखाना बरौनी में, ठीक है। और ये बरौनी में जो तेल शोधक कारखाना लगा था, ये किससे लगा था? तो रूस और रोमानिया की मदद से, रूस और रोमानिया की मदद से जो है बरौनी में तेल शोधक कारखाना लगाया गया था, ठीक है। तो बरौनी में तेल शोधक कारखाना रूस और रोमानिया की मदद से लगाया गया था। कब? तो 1964-65 के अप्रॉक्स लगाया गया था। 1964 से 65 के दौरान जो है यहाँ पर आपका तेल शोधक कारखाना लगाया गया था। बरौनी से याद रख लेना, बरौनी में जो है भाई एक उर्वरक कारखाना भी है। क्या है? तो उर्वरक कारखाना। तो ये उर्वरक कारखाना मतलब कि फर्टिलाइजर फैक्ट्री भी है आपके बरौनी में, फर्टिलाइजर फैक्ट्री, ठीक है, बरौनी में स्थित है। नेक्स्ट याद रख लेना है, रेल पहिया कारखाना कहाँ है? रेल पहिया कारखाना इंपॉर्टेंट है। रेल पहिया कारखाना कहाँ पर सिचुएटेड है? तो रेल पहिया कारखाना याद रख लेना बेला आपके कहाँ पर पड़ता है? तो भाई ये छपरा में पड़ता है, बेला छपरा में स्थित है रेल पहिया कारखाना। अगर पूछा जाए रेल विद्युत इंजन कारखाना, रेल विद्युत इंजन कारखाना, तो रेल विद्युत इंजन कारखाना कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये है आपके मधेपुरा में सिचुएटेड है, मधेपुरा में सिचुएटेड है। और ये फ्रांसीसी कंपनी की मदद से लगा था। किसकी मदद से? तो रेल विद्युत इंजन कारखाना जो है फ्रांसीसी कंपनी की मदद से लगा था। अगर पूछा जाए आपके वैगन कारखाना कहाँ है भाई? वैगन कारखाना, तो वैगन कारखाना याद रख लेना, वैगन कारखाना है आपके मोकामा में। कहाँ पर? तो मोकामा में है वैगन कारखाना। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना है आपको। एक पूछा जाएगा आपसे रेलवे वर्कशॉप, तो रेलवे वर्कशॉप कहाँ पर है? तो रेलवे वर्कशॉप है आपके जमालपुर में, जो कि आपके मुंगेर ज़िला में पड़ता है। जमालपुर मुंगेर में रेलवे वर्कशॉप है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड, तो पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड कहाँ है? तो याद रख लीजिएगा रोहतास में भी कहाँ? तो अमझोर एक जगह का नाम है, रोहतास में अमझोर, वहीं पर है आपका पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड। मुंगेर से याद रख लेना एक बंदूक कारखाना कहाँ पर? तो मुंगेर में। सिगरेट फैक्ट्री कहाँ? तो मुंगेर में। बंदूक कारखाना मुंगेर में, सिगरेट फैक्ट्री भी कहाँ? तो मुंगेर में। ये आपको याद रख लेना है, बंदूक कारखाना मुंगेर, सिगरेट फैक्ट्री मुंगेर। अगर आपसे पूछा जाए कि सीमेंट उद्योग कहाँ है? सीमेंट कारखाना, तो सीमेंट कारखाना याद रख लेना है रोहतास में आपका सीमेंट कारखाना है एक, ठीक है। कहाँ पर? सीमेंट कारखाना रोहतास, डालमिया नगर, ये याद रख लेना है आपको। और यहाँ पर क्या याद रख लेना है? एक आप लोग याद रख लो प्लाईवुड उद्योग। क्या याद रख लोगे? प्लाईवुड उद्योग। ये कोई स्पेस कम पड़ रहा है इसीलिए थोड़ा कम ही बता पा रहा हूँ यहाँ पर। प्लाईवुड उद्योग अगर पूछ ले तो हाजीपुर याद रख लीजिएगा, हाजीपुर में प्लाईवुड उद्योग देखने को मिलता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, ब्रेल लिपि दिवस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। दिवस से तो एक क्वेश्चन फिक्स है। तो ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रख लीजिएगा 9 जनवरी को भाई ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। क्या? तो 9 जनवरी को तो ब्रेल लिपि दिवस तो कहियो भूल के नहीं मनाया जाएगा। 9 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस तो होना ही नहीं है, ये तो काटिए दो यहाँ पर, 9 जनवरी नहीं। 9 जनवरी को क्या है? तो प्रवासी दिवस, माइग्रेशन डे। क्यों इस दिन मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है पूरी तरह से भारत आ गए थे। वो साउथ अफ्रीका से फाइनली जो है भारत आ गए थे 9 जनवरी 1915 को, इसलिए इस दिन से जो है प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा 9 जनवरी को। 4 जनवरी को आपका ब्रेल लिपि दिवस देखने को मिलता है। कितना? तो 4 जनवरी को है ब्रेल लिपि दिवस। 8 मार्च को है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेंस डे, ठीक है। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे कब है? तो 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम घर्षण किस में होता है? तो भाई देखो, सबसे कम घर्षण अगर पूछ ले तो सबसे कम घर्षण याद रख लेना आपके स्टैटिक घर्षण में नहीं, स्टैटिक घर्षण में तो भाई ये सबसे ज़्यादा घर्षण होता है, सबसे ज़्यादा। और सबसे कम घर्षण अगर पूछे जाए तो स्लाइडिंग में भी नहीं, इसमें होता है स्टैटिक से ज़्यादा होता है आपके काइनेटिक में, ठीक है, या स्लाइडिंग में, ठीक है। रोलिंग घर्षण में जो है सबसे कम घर्षण होता है, रोलिंग घर्षण में सबसे कम घर्षण होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट देखने को मिल रहा है। और सबसे कम घर्षण किसमें? तो रोलिंग घर्षण में। मैं आपको यहाँ पर बता ही देता हूँ पूरा का पूरा अभी कि किसमें कितना घर्षण होता है, तो ध्यान में रख लीजिएगा। घर्षण की बात करी गई है तो पहले याद रख लीजिएगा स्टैटिक जो होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे ज़्यादा घर्षण होता है, ठीक है। उसके बाद काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन में उसके बाद होता है। उसके बाद याद रख लेना है
रोलिंग फ्रिक्शन में भाई, रोलिंग में जो है सबसे कम घर्षण होता है, इस तरह याद रख लेना है आप लोगों को। निम्नलिखित में उच्च ऊर्जा किसके पास है? तो उच्च ऊर्जा की बात की गई है, तो उच्च ऊर्जा याद रख लेना है। लाल प्रकाश में उच्च ऊर्जा है, तो लाल में नहीं है भाई। लाल में तो क्या है, तो सबसे कम ऊर्जा है। सबसे कम ऊर्जा किस में है? तो लाल प्रकाश में है सबसे कम ऊर्जा। नीला प्रकाश में जो है सबसे उच्च ऊर्जा है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा नीला प्रकाश में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में जहरीली शराब कौन सी है? तो भाई जहरीली शराब की बात कर रखी है इन्होंने, जहरीली शराब। तो जहरीली शराब किसे कहा जाता है? एथेनॉल को। तो भाई इथेनॉल को जो है जहरीली शराब कहोगे? इथेनॉल तो जहरीली शराब नहीं है, इथेनॉल कह दो या इथाइल अल्कोहल कह दो। ये तो आपका पीने वाला शराब है, मतलब कि क्या पीने वाला, मतलब जहरीला नहीं होता है, पीने वाला शराब है, पीने वाला शराब, ये जहरीला नहीं होता है। ठीक है, बात करिए जहरीली शराब की, तो जहरीली शराब आपका मेथेनॉल है, मेथेनॉल है। मेथेनॉल आपका क्या है? तो जहरीला शराब है, इसको पीने से डेथ भी होने का चांस बन जाता है। मेथेनॉल जो है आपका वो जहरीला शराब है, ध्यान में रख लेना है आपको। नेक्स्ट है हमारा, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित कौन सा प्रकाश होगा? तो देखो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये, हर बार जो है रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये वाला, इम्पोर्टेंट है। और मे भी कि ये रिपीट हो आपके एग्ज़ाम में, रिपीट हो जाए एग्ज़ाम में। तो प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित कौन सा प्रकाश होता है? तो याद रख लीजिएगा कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित जो है लाल नहीं होता है। अपरिवर्तित सबसे अधिक लाल नहीं होता है भाई, ये सबसे कम अपरिवर्तित होता है, मतलब डेविएशन इसका सबसे कम होता है। सबसे अधिक अपरिवर्तित जो है आपका वो बैगनी कलर होता है। क्या होता है? तो बैगनी कलर होता है सबसे अधिक अपरिवर्तित। देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, बैगनी कलर का जो आपका वायलेट कलर है, बैंगनी कलर का जो है डेविएशन जो है ज़्यादा है। क्या है? डेविएशन, मतलब ये परिवर्तित ज़्यादा होता है अपने रास्ते से, डेविएशन ज़्यादा है, डेविएशन। तो बैंगनी कलर का जो है डेविएशन ज़्यादा है और वेवलेंथ कम है। एक सेकंड रुक जाओ तो। बैगनी कलर जो वायलेट कलर होता है उसका डेविएशन ज़्यादा होता है, वेवलेंथ कम होता है। वहीं अगर बात करी जाए रेड कलर की, तो रेड का याद रख लेना कि जो आपका डेविएशन होगा, ठीक है, परिवर्तित करने की कैपेसिटी, डेविएशन कम होगा और वेवलेंथ जो होगा इसका ज़्यादा होगा। तो ये दो याद रख लो, यही दोनों में से प्रश्न आते हैं। अगर पूरा आपको नहीं भी याद है तो ये दोनों याद रख लोगे तो आपका काम बन जाएगा एग्ज़ाम में। चलिए फिर नेक्स्ट में, सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय को भाग्य कहा जाता है। तो सतलज और काली नदी के बीच जो स्थित है उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल रहा है कश्मीर हिमालय। तो नहीं, कश्मीर नहीं होना है, कुमाऊँ हिमालय। तो सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय को भी कुमाऊँ हिमालय कहा जाता है। व्हाट वी से टू इट, तो कुमाऊँ हिमालय कहा जाता है। देखो मैं यहाँ पर आपको पूरा ही अभी डिस्कस कर ही देता हूँ, तो देख लो, याद रख लेना, पूरा ही याद रख लो। अभी जो सिंधु नदी होता है और सतलज नदी, तो सिंधु और सतलज नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है कश्मीर या पंजाब हिमालय, कश्मीर या पंजाब। तो कश्मीर या पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच को कहा जाता है। अगर सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को पूछ ले क्या कहते हैं, तो सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को जो कहा जाता है वो कहा जाता है कुमाऊँ हिमालय, कुमाऊँ हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय। ठीक है, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को, काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को जो है नेपाल हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो नेपाल हिमालय कहा जाता है। और वहीं अगर बात करी जाए कि तीस्ता और दिहांग, जिसे कि ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता है, इनके बीच के हिमालय को जो है असम हिमालय कहा जाता है, असम हिमालय कहते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा, यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड के संबंध में सही है। तो क्वाड के संबंध में सही, इसकी उत्पत्ति 2007 में हुई, तो बिल्कुल 2007 में ही इसका उत्पत्ति हुआ है। 4 देश के बीच समुद्री सीमा है, तो क्वाड जो है 4 देशों के बीच समुद्री सीमा है, सही बात है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का मंच है, तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा, एक से अधिक, एक से अधिक।
कौन सी बांध महानदी पर स्थित है? तो भाई महानदी पर स्थित कौन सी बांध है स्थित है? तो देखो याद रख लेना, दुधवा बांध जो आपका महानदी पर स्थित है, धूम्रपादर या धुमरापादर ये भी आपके महानदी पर स्थित है, और हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर स्थित है। तो यहाँ पर भी एक से अधिक आंसर देखने को मिलता है। तो सभी ये तीनों के तीनों, दुधवा, धुमरापादर और हीराकुंड, तीनों के तीनों जो है महानदी पर ही स्थित हो जाते हैं। ये बात ध्यान में आप लोगों को रखते हुए चलना है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना है? तो भाई एब्सोल्यूट ज़ीरो का मान पूछ रखा है इन्होंने। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो का मान कितना हो जाएगा? तो -273 डिग्री सेल्सियस। तो यही करेक्ट होने वाला है। एब्सोल्यूट ज़ीरो का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप किससे ये भी दे देगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। एक्यूरेट तो यही वाला हुआ -273.15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब ये नहीं देखने को मिले, -273 रहे, तो वो भी टिक कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन में ये भी दे सकता है -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये भी आपका जो है परम शून्य का मान है, ध्यान में रख लेना है आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रखा था? फ़ारेनहाइट पैमाने पर पूछ रखा था ना। तो फ़ारेनहाइट पैमाने के लिए यही हो जाएगा आपका आंसर, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर पूछ रखा था, तो ये 459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और यही सेल्सियस में पूछ लिया होता तो -273 डिग्री सेल्सियस हो जाता, ध्यान में रख लेना है। मिट्टी अगर अत्यधिक क्षारीय हो तो उसमें क्या मिलाते हैं? तो देखो अत्यधिक क्षारीय हो जाएगा मिट्टी, तो उसमें जो है भाई क्या मिला दोगे? तो चूना मिला दोगे। तो मिट्टी अत्यधिक क्षारीय हो तो उसमें जो है कार्बनिक पदार्थ मिलाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ सच जो है मैन्योर मिला दो, खाद मिला दो, ठीक है। और अगर अम्लीय हो जाएगा मिट्टी अगर अम्लीय हो जाए, एसिडिक हो जाए, तो अम्लीय हो जाए तो उसमें चूना मिलाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि आपका पीएच स्केल जो कि आपके 0 से लेकर के 14 तक इंडिकेट करता है, पीएच स्केल की ये जो खोज किसने करा था? तो याद रखिए सोरेनसन ने करा है। पीएच स्केल का खोज किसने करा है? तो सोरेनसन ने करा है। और पीएच स्केल 0 से 14 तक इंडिकेट करता है। अगर 7 है पीएच स्केल किसी भी चीज़ का तो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? तो न्यूट्रल। अगर 7 से कम कोई चीज़ है उसका पीएच मान तो वो एसिडिक होगा चीज़, और 7 से ज़्यादा है तो कोई भी चीज़ वो बेसिक होगा, क्षारीय होगा, ठीक है। तो 7 से कम है तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक, क्षारीय है, ठीक है। ये बात भी ज़रूर याद रख लीजिएगा। और इसकी खोज किसने करी है पीएच स्केल की? तो सोरेनसन ने खोज कर रखा है, ध्यान में रख लेना इस बात को। तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और मैंने एक बहुत ही अच्छा सेशन आपके लिए ले रखा है। तो और जो है हम लोग का 1-2 क्लास होगा, उसके बाद हमारा जो है ये PYQ का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं फिर कल मिलता हूँ किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।